आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय के सबसे गहरे और जटिल सरों को खंगालने जा रहे हैं जो हमारे अस्तित्व का एकदम मूलाधार है। हाँ, जो सच में जीवन की बुनियाद है। बिल्कुल। हमारे आज के विश्लेषण का स्रोत है द आर्किटेक्चर ऑफ लाइफ, अ कॉम्प्रिहेंसिव सेलुलर एनालिसिस। इस डीप डाइव का मिशन केवल यह जानना नहीं है कि कोशिका क्या होती है, क्योंकि बुनियादी जीव विज्ञान से तो हम सब वाकिफ हैं। सही कहा, वो तो स्कूल में ही पढ़ लिया जाता है। हाँ, तो हमारा मकसद यह समझना है कि आणविक और रासायनिक स्तर पर यह अत्यंत जटिल संरचना आखिर काम कैसे करती है। एक साधारण रूपक के तौर पर कोशिका को अक्सर एक सुव्यवस्थित शहर कहा जाता है, एक बहुत ही व्यस्त शहर। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसके असली स्वरूप को देखें तो यह एक ऐसे पूरी तरह से स्वचालित और स्वमरम्मत करने वाले महानगर की तरह है जो अरबों डेटा पॉइंट्स को एक साथ प्रोसेस करता है। मतलब इसकी तकनीक हमारी आज की सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी कहीं अधिक परिष्कृत है। और इस महानगर की वास्तुकला को समझने के लिए इसके विकासवादी इतिहास पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है। जब हम साधारण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से जटिल यूकैरियोटिक संरचनाओं की ओर बढ़ते हैं तो ये केवल आकार का बढ़ना नहीं था। हाँ, वो एक बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल, ये कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी विभाजन की एक बहुत बड़ी विकासवादी छलांग थी। यूकैरियोटिक कोशिकाओं ने अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाओं को विशिष्ट झिल्लियों के भीतर कैद कर लिया ताकि वो आपस में टकराए नहीं। एकदम सही, जिससे एक ही समय में एक ही कोशिका के भीतर परस्पर विरोधी रासायनिक प्रक्रियाएं बिना एक दूसरे को बाधित किए चल सकती हैं। ये वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने बहुकोशिकीय जीवन और अंततः मानव मस्तिष्क जैसी जटिल संरचनाओं को संभव बनाया। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और शुरुआत उस सीमा से करते हैं जो इस महानगर को बाहरी अराजकता से अलग करती है। मेरा मतलब है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक दीवार मान लेते हैं। हाँ, बस एक दीवार। लेकिन फॉस्फोलिपिड द्विगुण परत वास्तव में एक फ्लूइड मोज़ेक है। ये एक तरल और निरंतर गतिमान संरचना है जिसमें अनगिनत प्रोटीन तैरते रहते हैं। एक स्मार्ट दीवार कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। ये झिल्ली केवल एक भौतिक अवरोध नहीं है, बल्कि एक अत्यंत चतुर द्वारपाल है। जब पदार्थों के परिवहन की बात आती है तो हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जैसी निष्क्रिय प्रक्रियाओं को देखते हैं, जहां कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। हाँ, जहां अणु अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार बिना किसी ऊर्जा खर्च के बहते हैं, जैसे पानी का ढलान पर बहना। लेकिन झिल्ली का असली जादुई काम सक्रिय परिवहन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दिखता है। और सक्रिय परिवहन वास्तव में ऊष्मप्रवैगिकी के नियमों को चुनौती देने जैसा लगता है। जब कोशिका को किसी आयन या अणु को सांद्रता प्रवणता के विपरीत पंप करना होता है, यानी कम मात्रा वाली जगह से अधिक मात्रा वाली जगह की ओर, हाँ बिल्कुल, तो उसे एटीपी के रूप में भारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। नर्व कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स का ही उदाहरण लें तो वे अपने सोडियम पोटेशियम पंपों को चलाने के लिए अपनी कुल ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल इसी सक्रिय परिवहन में लगा देते हैं, ताकि वे एक इलेक्ट्रिकल चार्ज बनाए रख सकें। सही कहा। और इसी चार्ज के कारण तंत्रिका तंत्र में संकेतों का संचार संभव हो पाता है। ये झिल्ली की गतिशीलता ही है जो कोशिका को उसके पर्यावरण के साथ एक जीवंत संवाद में रखती है। और इस संवाद के पीछे जो ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। हम माइटोकॉन्ड्रिया को बचपन से पावर हाउस सुनते आए हैं, लेकिन इसका विकासवादी रहस्य और भी दिलचस्प है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है जो इस थ्योरी की पुष्टि करता है कि अरबों साल पहले ये एक स्वतंत्र बैक्टीरिया था जिसे एक बड़ी कोशिका ने निगल लिया था और फिर उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। आज ये एटीपी सिंथेज नामक एक नैनो मशीन के जरिए ऊर्जा बनाता है जो सचमुच एक छोटे टरबाइन की तरह गोल गोल घूमकर एटीपी के अणुओं का निर्माण करती है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कोशिका के भीतर मौजूद ये सभी अंग या ऑर्गेनल्स एक दूसरे के साथ किस स्तर के समन्वय में काम करते हैं। उनका तालमेल बहुत गजब का होता है। ऊर्जा उत्पादन केवल एक हिस्सा है। अगर हम प्रोटीन संश्लेषण के पूरे कारखाने को देखें तो राइबोसोम्स द्वारा बनाए गए प्रोटीन सीधे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर में जाते हैं, जो कि एक तरह का ट्रांसपोर्ट हाईवे है। लेकिन ये केवल एक ट्रांसपोर्ट हाईवे नहीं है, ये एक कठोर क्वालिटी कंट्रोल विभाग भी है।
अगर कोई प्रोटीन गलत आकार में मुड़ जाता है तो ईआर उसे बाहर नहीं जाने देता। वो अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है ना? बिल्कुल। और अगर गलती सुधारी नहीं जा सकती तो कोशिका